NR थी, ठीक है, और ये कितना है 10 न्यूटन। तो अगर देखा जाए इस डायरेक्शन में जो भी तो आप क्या लिखेंगे, प्लस इज force. This is external force, this is static force, sorry static friction. तो ये मेरी एक्सटर्नल फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन से कम है या ज्यादा, ज्यादा है, 10 न्यूटन 6 न्यूटन से ज्यादा होता है। तो इसका मतलब बॉडी मूव करेगी, किस डायरेक्शन में मूव करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पर एक्सेलरेशन आपको मिलेगा, यानी कि आप एक्सेलरेशन ले सकते हो। रेस्ट और मोशन में से आपका आंसर क्या रहेगा कि बॉडी इज इन मोशन, बॉडी मोशन में होगी। और ये कौन सा फ्रिक्शन हो जाएगा यहाँ पर, काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक या काइनेटिक, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो यहां से आपके पास लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन यहां से पता लग चुका है कि बॉडी इज इन मोशन। चलो नेक्स्ट टारगेट पे चलते हैं, हमारा ये दोनों हो गए, यहां से नॉर्मल रिएक्शन का पता लग गया। फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू आप निकाल चुके हो, 6 न्यूटन निकल चुकी है। नाउ द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, 10 न्यूटन आपने लगाई, 6 न्यूटन फ्रिक्शन ले गया आपका, तो 10 माइनस 6 नेट फोर्स कितनी होगी, एफ एक्सटर्नल जो आपने लगाई माइनस जो सरफेस ने लगाई फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन ले लो इसमें, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू यू नो वेरी वेल, कहां गया, ये रहा 6 न्यूटन। तो 10 न्यूटन माइनस 6 न्यूटन, दिस विल बी इक्वल टू 4 न्यूटन, बट दिस इज एफ नेट। एफ नेट का मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, A will be equal to 4 upon mass, mass कितना है 4, तो this will gives you the answer 1 meter per second square in positive manner। पॉजिटिव मैनर क्या, ये सामने ही एक्सेलरेट करेगा, ठीक है, नेगेटिव में तो आ ही नहीं सकता, पॉजिटिव में ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से पता लगा आपको मोशन में होगी बॉडी, नॉर्मल रिएक्शन 30 न्यूटन आएगा इसका आंसर, ठीक है। वैसे देखो 40 आ रहा था, दिस वन इज 40, ये भी 40, लेकिन 10 न्यूटन ऐड होएगा किस वजह से, इस फोर्स की वजह से, इसका कंपोनेंट आ जाएगा वहां पर, तो ये कंपोनेंट लेने आने चाहिए आपको। आई होप ये न्यूमेरिकल आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, इसके बाद आप पढ़ेंगे एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, क्या जरूरत पड़ी इसकी समझना। इस तरह कोई इंक्लाइंड प्लेन लेंगे आप इस तरह से, ठीक है, मान लो ये एंगल है थीटा, कई बुक्स में अल्फा ले रहे हैं, कोई में डेल्टा भी ले सकते हैं, आपके फाई भी ले सकते हैं, कई जगह पर फाई ले रखा है। तो यहाँ पर कोई ब्लॉक ले लिया आपने, क्या है M। इसकी ज्योमेट्री करनी आती है, ज्योमेट्री करे, चलो सबसे पहला वेट कहाँ होगा इसका, नीचे की तरफ, फार्मूला mg। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ओके। उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन का होगा, सरफेस जो इंक्लाइंड लाइन दे रखी है आपको, इंक्लाइंड प्लेन ले लाइन पे तो क्या चलेगी, प्लेन या सरफेस, इसके नॉर्मल, नॉर्मल कहाँ होगा इसका, ये रहा एन, ठीक है, ओके। चलो इसके बाद जो ये mg है, इसके दो कंपोनेंट बनाइए,
क्या बनाइए, दो कंपोनेंट। कैसे, एक तो ये बन गया, ये एंगल आप ऑटोमेटिक थीटा हो जाएगा, ये थीटा है ना, तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये बनेगा mg cos थीटा, क्योंकि जिस लाइन के साथ थीटा बनता है उसको cos थीटा के साथ लेते हैं। और इसी के साथ 90 डिग्री पर यहां पर क्या आ जाएगा, mg sin थीटा, क्या आ जाएगा, mg sin थीटा। चलो ये हो गई ज्योमेट्री, क्या हो गई, ज्योमेट्री। 1 मिनट। चलो अब इसको महसूस करिए, थोड़ा फील करिए। जो ये ब्लॉक है, देखो ये प्लेन आपका यहां से इस तरह से जितना मर्जी हो सकता है, 90 डिग्री तक जा सकता है, थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री तक है ना, जा सकती है। तो क्या होता है, आपने ये कभी नोट भी करा होगा कि जैसे जैसे सरफेस ऐसे इंक्लाइंड होता चला जाता है, स्लाइड स्लाइड वाले झूले देखे आपने, कैसे ऊपर से ऐसे नीचे आते हो स्लिप करते हुए। तो इसी तरह से इसकी कहानी है। ये ब्लॉक आपने इस पे रख दिया, ठीक है, ये ब्लॉक रख दिया और ये इसका एंगल है थीटा। तो यहां पर भी सिचुएशन 3 बनेगी। कौन कौन सी, सपोज सबसे पहले ये कम था एंगल, ये ब्लॉक रखा हो, ये ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड नहीं होगा, फिर आपने इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दी, फिर भी नहीं हो रहा है, फिर थोड़ा इंक्रीज कर दिया, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जस्ट स्टार्ट हो जाएगा नीचे की तरफ आना, यानी कि रेस्ट से मोशन में आने की कोशिश करेगा। और उसके बाद अगर आपने थोड़ा सा भी एंगल बढ़ा दिया तो ये नीचे स्लाइड हो जाएगा। ये 3 केस आपको पता है, ठीक है, इन तीनों केसेस में, ठीक है, कब रेस्ट होगा कब मोशन में होगा, यू नो वेरी वेल, यू नो वेरी वेल। तो अब बात आ जाती है फ्रिक्शन की। ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर स्लाइड जो करेगा, ये कहां पर, किस तरफ फ्रिक्शन देगा, ये मूव कहां करेगा, नीचे की तरफ करेगा जब भी करेगा। तो यहां पर जो इसका फ्रिक्शन होगा वो कहां पर होगा, इस डायरेक्शन में। और फ्रिक्शन भी कितने, 3 पढ़ रहे हो आप, स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस एन हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के एन हो जाएगा, है ना, और लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एन हो जाएगा। तीनों फार्मूले पता है ना आपको। ये स्टैटिक फ्रिक्शन हो तो म्यू एस एन लगाते हो, जिसकी वैल्यू फिक्स ही नहीं होती इसकी, तो है ना, बढ़ती घटती रहती है, वो तो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। एफ के लेना हो तो म्यू के एन, ये कांस्टेंट होती है म्यू के की वैल्यू, लेकिन इसमें म्यू एस की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती। और एक होता है एफ लिमिटिंग, यानी कि स्टैटिक से काइनेटिक के बिल्कुल स्टैटिक का मैक्सिमम। यहां पर आप ये वैल्यू कैसे निकालते हो, म्यू एन करके, यानी कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लगा देते हो आप, तब जाके ये फोर्स निकल जाती है। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम, ओके। तो इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, आपको अच्छी तरह से पता है कि जब एंगल कम होगा तो ये बॉडी स्लाइड नहीं करेगी, और जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाते रहते हो तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये जब ये स्लाइड करना शुरू कर देगी। और अगर आपने एंगल को बढ़ा दिया, और ज्यादा बढ़ा दिया, तो ये स्लाइड डाउन होकर नीचे की तरफ गिरने लग जाएगी। तो इसकी अब छोटी सी डेरिवेशन है जो आपको करनी है, करें, ठीक है। तो एक फोर्स तो आपकी ये हो गई, ये आपका फ्रिक्शन हो गया। एक तरह से ये कौन सा फोर्स हो गया, एक्सटर्नल फोर्स हो गया। अगर ये वाली फोर्स कम है, mg sin थीटा, अगर लेस है किससे, फ्रिक्शनल फोर्स से। फ्रिक्शनल फोर्स कौन सी, म्यू एन। म्यू एन की वैल्यू बताना कितनी होगी, mg sin थीटा इज लेस देन म्यू एन की वैल्यू, एन किसके अपोजिट में है, mg cos थीटा, तो यहां से लगा दीजिए mg cos थीटा। तो क्या इस कंडीशन में बॉडी मूव करेगी, अगर ये वैल्यू कम है, ये ज्यादा है, फ्रिक्शन ज्यादा है, फोर्स कम है, एक्सटर्नल फोर्स, तो ये बॉडी नीचे नहीं आएगी। तो ये होगी रेस्ट की कंडीशन, किसकी, रेस्ट की, बॉडी नॉट मूव्स डाउन। लेकिन धीरे धीरे ये एंगल बढ़ाते जाएगी,
ये एंगल बढ़ाएंगे तो क्या होगा, साइन थीटा और कोस थीटा। ये देखिए साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू, थीटा को अगर आप इंक्रीज करते हो तो क्या फर्क पड़ेगा, थीटा अगर इंक्रीज करते हो तो साइन थीटा और कोस थीटा पे क्या फर्क पड़ेगा, साइन थीटा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, बट कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। कोस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, म्यू एम जी कोस थीटा, ये भी क्या होगा, कम होगा। लेकिन एम जी साइन थीटा क्या होगा, बढ़ने लग जाएगा। अभी ऊपर वाले केस में क्या था, ये ज्यादा था, ये वाली वैल्यू ज्यादा थी, ये कम थी। अब क्या हो रहा है, ये कम होती जा रही है, कैसे, एंगल बढ़ने से। एंगल बढ़ते बढ़ते ये चीज कम होती जा रही है, ये ज्यादा होती जा रही है, तो जो ये इसका बीच का साइन है, एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, इक्वल। ये आपको रिलेशन लेकर आगे डेरिवेशन करना है। इस कंडीशन में बॉडी जस्ट स्लाइड होना शुरू हो जाएगी, जस्ट स्टार्ट sliding. This is the condition of a body which is situated at inclined, just move to slide, just move to slide. तो यहां पर ये रिलेशन आपके पास मिलेगा जब आपको बॉडी काइनेटिक फ्रिक्शन में लेकर जानी है, स्टैटिक से काइनेटिक में, तो ये कंडीशन लेनी पड़ेगी। और इसके अंदर आप देख सकते हो, अब mg से mg कैंसल, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा तो क्या आ जाएगा, म्यू। तो यहां से आगे आपके पास टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू म्यू, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स म्यू, ठीक है। तो ये थीटा क्या है, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। रिपोज का मतलब भाई उसको रोक के रखता है, किस एंगल तक वो इसको रोक के रखेगा वो एंगल ये बता देगा। ये डिपेंड करता है म्यू के ऊपर कि फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, ठीक है। जैसे ही ये वैल्यू आपको पता लग जाएगी, मान लो ये 30 डिग्री एंगल तक रोक सकता है, तो 10, 20, 25, 29 डिग्री तक अगर आप इस प्लेन को ऐसे इंक्लाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 29 तक तो ये बॉडी नीचे नहीं गिरेगी, लेकिन जैसे ही 30 डिग्री एंगल हो जाएगा ये बॉडी स्टार्ट हो जाएगी, स्टार्ट कर देगी अपने आप को नीचे की तरफ करना, और जैसे ही 30 डिग्री से 31, 32 कुछ भी कर दिया आपने तो ये बॉडी नीचे की तरफ मूव करेगी, ठीक है। तो ये था एंगल ऑफ रिपोज टॉपिक, प्लीज नोट कर लीजिए इसको। सॉरी, कर लिया नोट, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। आप इसके भी न्यूमेरिकल इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और फिर भी चलो रह जाता है तो हम अपना रिवीजन टाइम में इसका न्यूमेरिकल कर लेंगे फ्रिक्शन के, ठीक है। तो आगे आप करेंगे सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। ये दो फोर्सेस आपको पता होनी चाहिए। ये जब कोई बॉडी रोटेट कर रही होती है, सर्कल में घूम रही होती है, तब ये लगती है। और न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से देखा जाए तो सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के क्या होती है, इक्वल एंड अपोजिट होती है, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट। तो देखिए एक सर्कल देखिए, थोड़ा सा इसमें ध्यान लगाना आपको, ये सेंटर है ओ, अगर कोई बॉडी यहाँ पर है, इस तरह से आप रोटेट करवा रहे हो तो दो फोर्सेस लगेगी, एक अंदर की तरफ, इसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक फोर्स लगेगी, मान लो ये ले लो F1 ले लो, और एक फोर्स लगेगी बाहर की तरफ, इसको बोल दो F2। तो जो ये अंदर की तरफ लग रही है इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो ये बाहर की तरफ लग रही है इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस चीज को भी आप कैसे देख सकते हो, मान लो कई बार ऐसे दिखाते हैं कि भाई कोई होल कर दिया जाता है, कोई पानी का कंटेनर था, होल कर दिया बिल्कुल बीचों बीच, तो उसमें इस तरह से भंवर बन जाते हैं, ठीक है, लहरें ऐसे सर्कुलर पाथ में होती है और इस तरह से मूव करता है, लेकिन वो सेंटर के अंदर जाती है सारी चीजें, किसके अंदर जाती है, गोल गोल घूमकर सेंटर के अंदर।
तो सेंट्रीपिटल फोर्स दिखती है। दूसरी बात, एक टायर ले लो, टायर होता है ना, जैसे ये गाड़ी के टायर होते हैं या कुछ भी, ये पानी में चलते हैं जिस टाइम पे, जैसे सड़क पे पानी गिरा हुआ है बारिश का, तो ये जो टायर है, मान लो टायर कोई घूमता है, तो उसके जो पानी की ड्रॉप्स या पानी जो उसके सामने लग जाता है, तो वो क्या होता है, चारों तरफ इस तरह से, ये सेंट्रीफ्यूगल, ये बाहर की तरफ जा रहा है, और जिस टाइम वो सर्कल अंदर की तरफ वो ले रहा होता है, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। और दोनों का फार्मूला सेम होता है, mv²/r। मास वेलोसिटी मतलब मास कौन सी चीज है, कितनी स्पीड से घूम रही है, और साथ में रेडियस, यानी कि उस सर्कल का रेडियस कितना है। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट आर्टिकल जो है हमारा, उसमें ये थोड़ा सा अप्लाई होगा। करें इसको, टाइम बच गया तो न्यूमेरिकल भी करवा देंगे एंगल ऑफ रिपोज का। तो एक टॉपिक करते हैं, क्या है टॉपिक, रोड लेवल के ऊपर है। किसके ऊपर है, लेवल ऑफ रोड के ऊपर है। तो स्टार्ट करते हैं, आर्टिकल का नाम लिख लीजिए, मैंने आपके पास नोट्स की पीडीएफ भेज दी है, तो उस पीडीएफ में से आप नोट्स बना सकते हो। राउंडिंग अ लेवल कर्व्ड रोड, क्या है आर्टिकल का नाम, राउंडिंग अ लेवल कर्व्ड रोड। क्या मतलब है इसका, रोड होती है ना, रोड टर्न आ जाता है, गोल गोल घूमना आ जाता है ना, इस तरह से कोई टर्न बना लो रोड का, टर्न गोलाई में, आप यहाँ से आ रहे हो, बाइक चला रहे हो या गाड़ी चला रहे हो, तो टर्न करना पड़ता है। और जब टर्न करते हो, आप स्पीड ज्यादा करते हो या कम करते हो, स्पीड कम करनी होती है या ज्यादा करनी होती है, स्पीड कम करनी होती है। चलो, ये आपने सड़क बना दी, ठीक है, इसके ऊपर गाड़ी ले लो कोई, कोई कार ले लिया आपने, कार चल रही है, ठीक है। ये कार जब टर्न लेगी, सबसे पहले आप इसकी ज्योमेट्री बनाइए। ज्योमेट्री कैसे, इसका वेट कहाँ होगा, mg, मान लो मास m है। रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन कहाँ होगी इसकी, बिल्कुल ऊपर, इस तरह से, नो डाउट। लेवल रोड, लेवल क्या है, इस टाइम पे स्मूथ लिया है, टेढ़ापन नहीं लिया है। सड़कों में कईयों में होता है ऐसे, मतलब टेढ़ापन बनाते हैं, वो भी करेंगे क्वेश्चन। अभी ये लेवल रोड बिल्कुल सिंपल रोड है, फ्लैट रोड है, इसके ऊपर गाड़ी को टर्न लेना है, सिंपल सड़क थी, मुड़ना है, तो क्या करेंगे हम, इस तरह से ये डायग्राम बना लेंगे। उसके बाद फोर्स क्या लगेगी, एक फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ, इस तरफ लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स। अब बात आ जाती है कि गाड़ी चल रही होती है, तो वो किसी वेलोसिटी से तो चल रही होगी, और आपको ही पता है अगर वेलोसिटी ज्यादा हुई तो वो स्किड कर जाएगी, ठीक है, स्लिप करेंगी, स्किड करेंगी, गिर जाएंगी, मुड़ जाएंगी, है ना, गोल गोल घूम के गिर जाएंगी। और गाड़ी की स्पीड कम होनी चाहिए, तो कितनी कम होनी चाहिए, वो कितनी वैल्यू होनी चाहिए उसकी, वो आप इसके अंदर कैलकुलेट करेंगे। इसके अंदर सबसे पहली बात, आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। डायग्राम बना दिया, यहां से आप देख सकते हो R इज इक्वल टू क्या होगा, mg, ये इक्वेशन फर्स्ट। सबसे पहले आपको नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू पता होनी चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन निकालना आना चाहिए, वो भले ही आप कंपोनेंट का यूज करके लीजिए या फिर डायरेक्ट मिलता है तो डायरेक्ट ले लीजिए। कई बार कंपोनेंट भी तो होते हैं ना, जैसे अभी पीछे न्यूमेरिकल करा था हमने, उसके हिसाब से भी। दूसरी बात, अब आ जाता है मैटर। मैटर क्या, जब ये ऐसे सर्कल में घूमेगी तो कोई ना कोई रेडियस तो है ना इसका, कोई ना कोई रेडियस तो है ही इस सर्कुलर रोड का, है ना, रेडियस है कोई, स्मॉल r ले लो। और ये अगर गोल गोल घूम रही है, रेडियस है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफुगल फोर्स भी लगेगी, फ्रिक्शन इस तरफ लग रहा है, और आप चला रहे हो, फोर्स इस तरफ लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स। तो ये दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होगी तो ठीक है। दूसरी बात,
ये फोर्स ज्यादा होनी चाहिए या ये? बस यहां पर सारा का सारा क्वेश्चन है लॉजिक। फ्रिक्शन फोर्स जो वैल्यू है, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कम होनी चाहिए, ठीक है, किससे? फोर्स। ये इक्वल भी हो सकते, इक्वल भी हो सकते और एफ, सॉरी फ्रिक्शन ज्यादा होना चाहिए फोर्स से। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ये फोर्स हो गया, ये फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, ठीक है। तो इन दोनों को आप इक्वल रख लीजिए, F इज इक्वल टू F। अब करिए इसको, F की वैल्यू, सेंट्रिपिटल फोर्स की वैल्यू mv स्क्वायर अपॉन r, फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एन करके लेते हैं आप, म्यू एन, म्यू एन की वैल्यू नॉर्मल रिएक्शन, सॉरी आर ले लिया यहाँ पे, नॉर्मल रिएक्शन एन आर, यहाँ पे एन आर लिखिए आप। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या है? एम जी, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। सिंपल डेरिवेशन लेते हैं बिल्कुल कि दोनों इक्वल होने चाहिए, कम ज्यादा का भी फैसला करते हैं कि कम क्या होना चाहिए और ज्यादा क्या होना चाहिए, ठीक है। अभी हम इनइक्वालिटी का साइन यूज नहीं कर रहे। एम से एम कैंसल, वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? म्यू आर जी, क्या आ जाएगा? म्यू आर जी। तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? म्यू आर जी अंडर द रूट। ये तय करेगी कि इसकी वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए। अगर ये देखो, इस रिलेशन को देखो कि वेलोसिटी ऑफ कार बता दी है इसने कि इस वेलोसिटी से ये चलना चाहिए, यानी कि म्यू की वैल्यू पता हो, आर की वैल्यू पता हो और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तीन वैल्यू को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट कर दीजिए, तो यहां से आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। सपोज यहां से सपोज करिए कि वेलोसिटी आ गई आपके पास 15 मीटर पर सेकेंड। कितनी आ गई? 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो 15 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आने का क्या मतलब है? इस राउंडिंग आ लेवल कर्व्ड रोड पर ये आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी है। क्या है? मैक्सिमम वेलोसिटी। कि अगर आप इस वेलोसिटी से इस गाड़ी को टर्न करेंगे इस रोड के ऊपर, जिसका म्यू की वैल्यू गिवन है, आर मिल गया, जी मिल गया और आपको 15 मीटर पर सेकंड मिला है, तो 15 मीटर पर सेकंड का मतलब है कि आपके लिए ये फ्रिक्शन लेस का काम करेगा, फ्रिक्शन आपको रोक नहीं पाएगा, उसके साथ कांटेक्ट नहीं कर पाएगा अच्छी तरीके से, तो आप सेफ नहीं है। 15 मीटर पर सेकंड पे आपके चांस हो जाते हैं कि आप जस्ट स्किड करना शुरू कर सकते हो, तो आपकी जो वैल्यू है इससे कम रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए? कम रहनी चाहिए। तो v इज लेस देन और इक्वल टू म्यू आर जी, तो ये होना चाहिए। तो यहां पर आप ये लगा सकते हो, ये वैल्यू आपकी हमेशा कम होनी चाहिए फ्रिक्शन से। कम होगी तो ही बचे रहोगे, अदरवाइज गाड़ी पलट जाएगी। और इक्वल में भी आप एक तरह से रिस्क लेकर मोड़ रहे हो, ठीक है, तो इतना भी मतलब नहीं होना चाहिए, तो इससे कम होनी चाहिए, 15 से कम होनी चाहिए, 15 तक भी रिस्क है। आई होप ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा कि हम इनइक्वालिटी का साइन कैसे लेंगे, ठीक है। कोई स्टूडेंट्स इसमें कोई डाउट कि कैसे हमने ये वेलोसिटी के लिए इस तरह का लेवल रोड है, इसका रेडियस आर है, जी है और म्यू है, ये तीन चीजें अगर आपको पता है तो डिसाइड कर सकते हो आपकी गाड़ी को। लिखा होता है ना कि यहाँ पर टर्न आ गया तो गाड़ी की जो स्पीड है वो इतनी कर लीजिए, मोड पे लिखा होता है,
ठीक है, ब्रेकर के लिए, रुकावट के लिए खेद है या कुछ भी ऐसा लिख देते हैं, ब्रेकर भी डाल देते हैं उसमें। वो चाहते हैं कि आपकी स्पीड उससे कम हो जाए, नहीं तो स्पीड ज्यादा हुई तो क्या होगा, आप बाहर जाए खेतों में गिरोगे जाके, खेत होते हैं ना साइड में या पेड़ होते हैं वहां पर भी टकरा सकते हो। ठीक है, तो इस चीज का आपको पता होना चाहिए। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम इन दिस स्टूडेंट्स? कोई नो सर। प्रॉब्लम यहाँ तक? ओके। 30 डिग्री पर ये कोई ब्लॉक है जिसका मास 4 kg ले लो, 4 किलोग्राम है। और क्या ले रखा है इसमें, 4 किलोग्राम मास हो गया। म्यू की वैल्यू ली है इसने, थर्टी डिग्री एंगल पर है ये। चलो, इसी को बोल दिया इसने, ये एंगल ऑफ रिपोज है, एंगल ऑफ रिपोज बोल दिया इसको। एंगल ऑफ रिपोज का मतलब क्या है, यू नो वेरी वेल, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू म्यू होता है। तो म्यू की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, टेंजेंट 30 डिग्री, 45 ले लें, 45 से फटाफट हो जाएगा थोड़ा। 45 डिग्री, म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट 45 कितना आ गया 1, तो यहां से म्यू की वैल्यू क्या आ गई 1। 4 kg का जो ऑब्जेक्ट है वो देखो 45 डिग्री एंगल पर रखा हुआ है। इसकी ज्योमेट्री आप कर सकते हो कैसे, W इज इक्वल टू एम जी, यानी कि 40 न्यूटन नीचे लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ हो जाएगा, ये क्या होगा एम जी कोस थीटा, कोस थीटा का मतलब कोस 45, कोस 45 डिग्री होगा ना ये, ठीक है। और क्या होगा, एक मिनट, इन्होंने ओ ठीक है ठीक है, इसको नहीं लिया, इसको 30 ही लिया। एंगल ऑफ रिपोज वैसे दे रखा है 45 डिग्री क्वेश्चन में, तो वो पूछ रहा है अगर 30 डिग्री पे हो तो क्या ये बॉडी चलेगी। यहां से देखने से ही पता लग रहा है, अगर एंगल ऑफ रिपोज 45 डिग्री गिवन है और इंक्लाइंड प्लेन 30 डिग्री पर है तो वो 45 डिग्री से कम पे तो स्लाइड होगा नहीं नीचे, तो ये रेस्ट की पोजीशन रहेगी। किसकी रहेगी, रेस्ट की, देखने से ही पता लगता है, क्योंकि 45 डिग्री से कम एंगल पर बॉडी चलेगी नहीं, ये आपको पहले ही समझा दिया गया था जब इसकी डेरिवेशन करी। चलो, म्यू की वैल्यू कितनी आ गई 1, ये क्या हो गया एम जी कोस 45, ये क्या हो जाएगा एम जी साइन 45, सॉरी 30 रहेगा अब तो, ये तो 30 डिग्री एंगल है, 30 डिग्री, दिस वन इज आल्सो 30 डिग्री, ठीक है। फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ये बॉडी नीचे की तरफ आएगी तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरफ। वैल्यू कैसे लोगे इसकी, म्यू इंटू एन करके, लिमिटिंग फ्रिक्शन पता लग जाएगा। तो ये सारा का सारा डायग्राम आपके पास है, क्या कैलकुलेट करना है इसमें, फाइंड बॉडी इज इन रेस्ट और मोशन, तो ये तो आपको पता लग गया कि ये रेस्ट में रहेगा। उसके बाद क्या कहा है इसने, कैलकुलेट फ्रिक्शनल फोर्स एंड एक्सेलरेशन, फ्रिक्शनल फोर्स और एक्सेलरेशन